हे गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आई एम बैक नाउ। एक्चुअली मेरे घर में अचानक से ही वाइट वॉश शुरू हो गई थी। प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि ऑल ऑफ सडन जिस दिन मैंने चीज़ें अपडेट की उसके नेक्स्ट डे ही मेरे घर वाइट वॉश शुरू हो जाएगी। बिकॉज मेरे दूसरे ऑफिस में ये सारी चीज़ें चल रही थी और जैसे ही वहाँ से ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे मेरे यहाँ शुरू हो गई। और मैंने इसलिए आप लोगों को कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि ये फैन फिक्शन जो है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या मेरी अपनी फैन फिक्शन नहीं है इसलिए मैं उसे ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस फैन फिक्शन में जिन्होंने ये फैन फिक्शन लिखी है वो एक टीनेज गर्ल है और उनकी जो इंग्लिश राइटिंग है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स के साथ साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू अधूरे हैं। तो मुझे उन्हें भी पूरा करना पड़ता है बिकॉज उन्होंने वो बहुत छोटी उम्र की हैं और उन्होंने एक लिखने का प्रयास किया है। तो मैं उन्हें बूस्टअप करने के लिए उनकी फ़ैन फिक्शन सुना रही हूँ और वो बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस मुझे लगा है। हालांकि अभी उन्हें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, बट कहते हैं ना कि अगर आप एक बार काम करो तो आप जीत हासिल कर ही लेते हो। और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में वो बहुत अच्छा लिख लेंगी। हालांकि अभी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उनकी फ़ैन फिक्शंस में, बट गलती से ही बंदा सीखता है और वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेंगी चीज़ों को। आई होप सो। तो देखो कहीं से भी 270 डिग्री का टर्न आ जाता है स्टोरी में, 180 का टर्न आ जाता है, तो वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है उसके बारे में। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है जब मैं सुनाने लगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कहाँ से क्या चीज़ शुरू हो जाती है और सडनली चेंज हो जाता है सब कुछ, एकदम माहौल, वक्त, हालात सब बदल जाते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इस फैन फिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इनके ऑथर है मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप हर चीज़ को मैंशन कीजिए, थोड़ा डिटेल में कीजिए। बिकॉज मैं स्टोरी टेलर हूँ तो मैं उस चीज़ को समझ के अपनी तरफ से बना सकती हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो उनका दिमाग घूम जाएगा कि एकदम से ये 270 डिग्री का टर्न कैसे हो गया है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे आप अपनी ध्यान दीजिए। बाकी स्टोरी लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा इस स्टोरी का। तो चलिए आज का पार्ट जो है हम उसे शुरू करते हैं। आज की स्टोरी में क्या होता है कि पिछली बार आपने देखा था कि वैन क्लैन में वी और वैन क्लैन के बीच में कुछ मतभेद थे और वी क्लैन जो था अब उस पर वैन क्लैन एकदम से हमला कर देता है। वी जो था वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा था फीवर से, उसका पूरा क्लैन जो था उस पर अटैक हो गया था और ना जाने कितने लोग मारे गए थे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहा था और उसे बहुत मुश्किल से ये चीज़ें समझ आ रही थी। एकदम से वहाँ पर उनकी मॉम जो है उन्हें अनदर रूम में शिफ्ट करती हैं और वो सुन सकता था वहाँ पर उसकी सिस्टर चूशिंग भी थी जो कि वहाँ पर रो रही थी। तभी वहाँ पर वो कहती हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ पे लॉक करके मत जाइए मदर, प्लीज़। तभी उसकी मॉम और वहाँ पर अदर पर्सन कहता है जहाँ तुम हो वहीं रहो और चुप रहो। यहाँ पर वो विभूषण सुन सकता था कि ना जाने कितने लोग भाग रहे हैं, ना जाने कितने लोगों की वहाँ पर चीखें गूंज रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। वी क्लैन के लोग पे इतना भारी भयंकर अटैक हुआ होता है और वो भी वैन क्लैन के थ्रू। वो नहीं बता सकता था कि कितने बड़े अमाउंट में वहाँ पर लोगों को डैमेज हुआ था। लोग तितर भीतर हो गए थे, मर गए थे, ना जाने कितने लोगों को कुचला जा चुका था और जितने भी वहाँ उस क्लैन में बच्चे थे वो उन्हें तक पकड़ पकड़ कर मार रहे थे, बुजुर्गों को मार रहे थे, लेडीज़ को मार रहे थे। और यहाँ पर विभूषण जो था उसे अब रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम जो थी वो उन लोगों को भगाना चाहती थी कि वो बैक डोर से भाग जाएं और सडनली वो सुनता है कि वहाँ चूशिंग होती है जो कहती है यहाँ से चले जाओ, किसी ने यहाँ पर आग लगा दी है, मॉम डैड प्लीज़ कोई उनकी हेल्प करें। वो यहाँ पर देख सकता था कि सारे के सारे जो है ना वो कितनी बुरी तरीके से मर रहे हैं। वो अपने बेड से उठता है और वो अपने कानों से सुनता है लोगों की चीखें, रोने की आवाज़। तभी धीरे से वो बोलता है ग्रैनी शिन शिन। यहाँ पर चूसिंग की भी आवाज़ आती है और वो लोग वींग को, जो कि बुखार से एकदम तप रहा था उसकी बॉडी को, वो लोग कैसे करके झाड़ी के पीछे छुपा देते हैं। वींग जो है वो अपने फादर की आवाज़ सुनता है। वो बार बार कह रहा था उसकी माँ को लेके कि फ़ी चली जाओ यहाँ से, छुप जाओ, मैं यहाँ हूँ ना लड़ने के लिए, बच्चों को लो और भाग जाओ। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है कि चली जाओ ना यहाँ से, लेकिन उसकी वाइफ कहती है, यानी कि विभूषण की मदर, कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अपनी शादी की रात ही कसम खाई थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे मरना ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो मुझे उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका जो आवाज़ थी ना वो जानती थी यहाँ पर बहुत सारे लोग वार में चलते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ पर तलवारों के बजने की आवाज़ें गूंज रही थी, टकराने की जो आवाज़ें थी, जो आपस में तलवारें टकरा रही थी, उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे सकती थी, जो कि कानों को चीरती भी आ रही थी। लोगों का रोना, लोगों का भागना, लोगों का चिल्लाना लोग सुन सकते थे। और चूशेंग जो थी वो अब
जैसे तैसे अपना सिर पकड़ती है और रोने लगती है। उसने देखा था कि यहाँ पर जो वी क्लैन का किंग था उस पर अटैक हो रहा था, जो कि उसका खुद का फादर था। यहाँ पर वो वॉर्न करते हैं अपने बच्चों को, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी जो थी वो उनके पिता का साथ देने चली गई थी। किंग जो था उसका ब्लेड जो था वो उसकी चेस्ट से अब आर पार हो गया था और यहाँ पर उसकी मॉम को भी ब्लीडिंग होने लगी थी। उनके फादर जो था वो अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। यहाँ पर जो चूशंग होती है उसकी मॉम भी ज़मीन पे गिर गई थी और वो वेट नहीं करती, वो हिट करती हैं अपने ब्रदर की बॉडी को पुश में गिरने के लिए और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बैटल फील्ड में भाग जाती हैं। तभी उसके फादर कहते हैं, चूशंग चली जाओ यहाँ से, तुम क्यों आ गई हो, जाओ छुप जाओ। वो कहती है, नहीं, मैं आपकी डॉटर हूँ और मैं आपके साथ लड़ूंगी। वो ऐसे ज़ोर से बोलती है और वो कहती है, मैं खुद को कभी भूल नहीं पाऊँगी, भुला नहीं पाऊँगी, माफ़ नहीं कर पाऊँगी पिताजी अगर मैंने आपका साथ नहीं दिया। वो कहती है कि मुझे अब भागना नहीं है, मुझे आपके साथ मुकाबला करना है। और एकदम से एक स्वॉर्ड आती है, एक तलवार आती है उसके पीछे से और उसके अंदर वो हिट कर जाती है। वो ज़ोर से खून की उल्टी करती है और वो तलवार उसके जिस्म के आर पार गुजर जाती है। वो ज़ोर से कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा पिताजी, माँ, ग्रैनी और वींग, मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी। इवन इस जन्म में मैं आप लोगों की डॉटर पैदा हुई हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है। तभी उसका जो डैड होता है वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने गुजर गई, बीवी गुजर गई। वो गुस्से से तिल मिला जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। और तभी वो जैसे ही अटैक करता है तभी किंग जो है वैन क्लैन का वो निहत्था होता है। 4 पर्सन आके उसे ट्रिक करते हैं और उसकी बॉडी को अपनी स्वॉर्ड से काट देते हैं। तभी वो कहता है, जो वींग का पिता होता है, कि सॉरी, मुझे सब माफ़ कर देना, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैं अपने चिल्ड्रंस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जो है एक इंसान छुपा हुआ था और वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतना भयंकर तांडव होने के बाद फाइनली वॉर जो है वो एंड हो जाती है। ऐसे ही विंग बेहोश हो जाता है और सीन जो है वो शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। यहाँ पर बहुत भारी बरसात हो रही थी, ना जाने कितने घंटों से बरसात चले जा रही थी। बारिश के बूंदें वहाँ पर ज़मीन पे पड़े हुए खून को साफ़ तो कर सकती थी, पर लोगों के कपड़ों पे लगे हुए खून को साफ़ नहीं कर सकती थी। ना जाने कितनी लाशों के ढेर वहाँ पड़े हुए थे, जिनके खून ज़मीन में जाकर धंस चुके थे, उनके पूरे क्लोथ्स फट चुके थे। और यहाँ पर एक बॉडी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे, कपड़ों पर खून के निशान थे और वो आदमी जो है उसकी बॉडी थोड़ी सी हिलती है। फ्यू सेकंड लेटर यहाँ पर भी वुशियान जो है वो अपनी पलकों को चपकाता है और धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। उसका सिर दुख रहा था और वो जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसकी बॉडी बहुत वीक थी और अंततः वो कोशिश करता है कि वो बैठ सके। उसे बहुत ज़्यादा बेकार सा फील हो रहा था। वो ज़ोर से चिल्लाता है अपने पेरेंट्स के नेम को, उसकी सिस्टर, उसकी ग्रैनी का नाम, पर यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो अकेला था इस बैटल फील्ड में और ना जाने कितनी ढेरों लाशों यहाँ पड़ी हुई थी। वो खुद को जैसे तैसे फोर्स करता है कि वो खड़ा हो। खड़ा होने के बाद वो इधर उधर देखता है और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मैले थे, पूरी की पूरी जो वहाँ पर मिट्टी थी, गीली मिट्टी उसके कपड़ों पे चिपकी हुई थी। वो आसपास देखता है कि ना जाने कितने लाशों के ढेर वहाँ पर लगे पड़े हैं। वो जैसे जैसे चलता है और वहाँ पर ना जाने अपने कितने सारे मित्रों के लाशों के पास से वो गुजरता है, जिनके साथ वो बचपन में अधिकतम खेला करता था। वो उन लोगों को एक को अपनी जो है बाहों में लेता है। वो देखता है कि उसके पीपल जो हैं सेक्ट के, वो सारे मारे गए हैं। वो ज़ोर से बोलता है, उसकी मॉम, डैड। वो जैसे ही देखता है उसके मॉम डैड भी मर गए हैं। फिर वो अपनी सिस्टर को आवाज़ लगाता है, चूशेंग कहाँ हो तुम? जी प्लीज़ मम्मी पापा की हेल्प करो, वो सारे के सारे इस दुनिया में नहीं रहे, प्लीज़ प्लीज़ तुम तो आ जाओ। वो बिल्कुल रोने की कगार पे आ गया था। वो अपना सिर पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी बॉडी पे एक हैंड उसे फैमिलियर सा लगता है और जैसे वो उस डायरेक्शन में देखता है वो वहाँ पर अपनी सिस्टर की बॉडी को पाता है, जो कि बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी पड़ी थी और उसके पूरे के पूरे रोब्स खून में सने हुए थे। उसकी सिस्टर भी इस दुनिया में नहीं रही थी, उसकी पूरी फैमिली जा चुकी थी और वो अब कुछ भी नहीं बोल पाता। वो स्टन रह जाता है, बहुत चकित रह जाता है और जैसे मानो उससे एक पल में उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई हो। थोड़ी देर बाद वो अपने सेंसेस में वापस आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है उस पूरी बैटल फील्ड को। उसकी आवाज़ से वो गरजा कर
डरा देता है। उस बैटलफील्ड में अगर कोई उसे रोते देखता तो वो कांप जाता उसकी आवाज़ सुनकर। वो यहाँ पर अकेला था और रो रहा था। वो इतना बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, माता पिता, बहन सबको खो दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया। वो एक कैपेबल कल्टीवेटर था और उसे लगता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पाया। यहाँ पर विभूषण रोने के बाद एकदम चुप हो जाता है। वो मन ही मन बोलता है, मैं कसम खाता हूँ आज इस आंधी की और ये जो मेरे ऊपर आकाश है इसकी, कि मैं अपनी डेड फैमिली का बदला ज़रूर लूँगा। एक दिन मैं इन सब इंसानों को मार दूँगा जिन्होंने मेरी फैमिली को हर्ट किया। मैं उन सब को मार दूँगा। या तो एक दिन वो रहेंगे या मैं ज़िंदा रहूँगा इस बैटलफील्ड के अंदर। और अब विभूषण जो कि अपने मरे हुए माता पिता सेक्ट के लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा रो पिटने के बाद उसने उन लोगों का अंतिम संस्कार किया होता है, उन लोगों को दफना दिया होता है और वो प्रार्थना करता है उन लोगों के जाने के बाद उनकी कब्र बनाकर वहाँ पर पूजा करता है, उनके नाम की वो एक जो है स्मृति बनवाता है। वहाँ पर वो उसके मन में ना जाने कितने क्वेश्चंस थे कि कैसे वैन क्लैन जो था वो उसके लोगों के यहाँ पर कुछ लोग अंदर घुस आए सेक्ट के और उन्होंने पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया। और वो सीक्रेट डोर से आए थे कैसे, यानी कि उसके सेक्ट में कोई तो ऐसा इंसान था जिसने उन्हें धोखा दिया और उनके सीक्रेट्स बाहर जाके रिवील कर दिए। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद था, एक वाइट हेडबैंड वाला इंसान जिसके कपड़े सफ़ेद थे और उसके रोब्स जो थे वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। उसकी छवि एकदम लैन क्लैन जैसी थी और वो मन में सोचता है कैसे कैसे कोई लैन क्लैन का इंसान यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली तबाह करने के लिए मदद कर सकता है। वो मन में सोचता है मतलब उन लोगों ने कैसे मेरी फैमिली को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। वो याद करता है कि ग्रैनी शिनचन ने एक बार उसे बताया था कि कहीं ना कहीं उसके पिता और लैन क्लैन सेक्ट लीडर के बीच में थोड़े से मन मुटाव हैं और सीक्रेट फाइट है और उनके बीच में एक तरह की दुश्मनी है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इसके अलावा ग्रैनी खुद भी ज़्यादा नहीं जानती थी। वो मन में सोचता है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या लैन क्लैन ने। और ऐसे ही एक वीक बीत जाता है। एक सप्ताह बाद भी जो हमारा विंग होता है वो वेनिंग और वेंचिंग के साथ जो है रह रहा होता है। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इवन वेंचिंग और वेनिंग जो थे वेन क्लैन से थे, मगर यहाँ पर जो हमारा वेनिंग और वेंचिंग दोनों भाई बहन थे ये बहुत पहले ही वेन सेक्ट को छोड़ चुके थे और अकेले रहा करते थे। उन्होंने सारी चीज़ें सुन ली थी विंग के मुंह से और वो उसे कहीं ना कहीं दिल से चाहते थे कि वो उसकी मदद कर सके। तभी वेंचिंग कहते हैं तुम्हारी जो पावर्स हैं वो दिन प्रतिदिन रोज़ स्ट्रॉन्ग हो रही हैं पहले के मुकाबले, और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है। विंग वहाँ पर ज़ोर से हंसता है और कहता है ये मैं जो है हार्डवर्क कर रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में, और मैंने थोड़ी सी बढ़ा भी ली है। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं एबल हूँ पूरे वेन क्लैन को फिनिश करने के लिए, वो भी अकेले। और थोड़ा सी देर तुम रुको, फिर तुम्हें अपने आप नतीजे पता चल जाएंगे। यहाँ पर एक लेडी जो थी वो जिन सेक्ट में बैठी हुई थी, सीन चेंज होता है। जिन सेक्ट में एक रूम में एक लेडी बैठी हुई थी जिसने गोल्डन रंग के सिल्क शीट पर वो आराम से बेडशीट पे बैठकर उसने एक फेक स्माइल अपने चेहरे पे रखी हुई थी। वो एक बच्चे को दूध पिला रही थी। वो उसका अपना बच्चा नहीं था, वो उसे बहुत प्यार करती थी जैसे कि उसका अपना ही कोई बच्चा हो, लेकिन वो बच्चा उसका अपना नहीं था। जिनसे कहीं ना कहीं सारे इंसिडेंट के बारे में जान चुके थे जो भी शियान क्लैन के साथ हुआ, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉक थे कि पूरा का पूरा शियान क्लैन जो था वो एक ही झटके में ख़त्म हो गया। और ये वुमेन जो थी वो बैटलफील्ड में भी गई थी अपनी फैमिली को सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वहाँ पर सिर्फ कुछ था तो वो थे खून के धब्बे जो कि पूरी तरह से उस मिट्टी को तबाह कर चुके थे। और ये कोई नहीं बल्कि विंग की पहली बड़ी बहन थी। उसके बाद एक रात आती है जो कि बहुत ज़्यादा काली होती है, बहुत ज़्यादा बादलों से ढकी हुई, और वहाँ पर 20 यंग कल्टीवेटर होते हैं जो कि एक चीज़ से फाइट कर रहे थे। वो एकदम एक ऑक्टोपस के जैसा बड़ा भयंकर मॉन्स्टर था जो कि उसके टेंटिकल्स थे, ना जाने कितने सारे हाथ थे
और उसका एक हाथ नहीं था, न जाने कितने थे जिन्हें काटना बहुत मुश्किल हो गया था। जितने ही हाथ वो काटते थे उस टेंटिकल के, उतने ही ज़्यादा वो ग्रो हो जाते थे। और सारे के सारे कल्टीवेटर जो थे उन्होंने सफ़ेद रोब पहना हुआ था और हेडबैंड उनके सिर पे था। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो लेन क्लैन के ही डिसाइपल्स थे। और जो डिसाइपल्स थे वो वहाँ पर घूमने फिरने आए थे। उन्होंने मैजिक स्पेल का भी यूज़ करना चाहा, लेकिन कुछ देर बाद ही सारी चीज़ें पानी में मिल जाती थी। मतलब उनकी की हुई मेहनत पे पानी फिर जाता था। वो पर्सन जो है इधर उधर भागते हैं। वहाँ पर एक हैंडसम गाय होता है जिसने स्नो वाइट रोब पहने हुए होते हैं, हेडबैंड पहना होता है। उसके काले लंबे सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका सेक्सी फेस जो था वो पसीनों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेंच था। वो अपनी मैजिक वेपन का यूज़ करता है और हेल्प करता है अपने डिसाइपल्स की, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था कि वो उस टेंटिकल्स को मार सके, उस मॉन्स्टर को मार सके। और वो ट्राई करता है कि वो जैसे तैसे बॉडी स्पेल को लगाए, लेकिन वो बॉडी स्पेल भी इस मॉन्स्टर पे काम नहीं आती। टेंटिकल्स जो थे वो अब ना जाने इतने नंबर्स में ग्रो हो रहे थे कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो एक फ्लूट सुनते हैं, एक बांसुरी की धुन जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होती है। यहाँ पर ये जो इंसान था जो उस फ्लूट को बजा रहा था, उसके काले रोब थे और इन लोगों को दूर से ज़्यादा कुछ धुंधला दिख रहा था, साफ तो दिख नहीं रहा था, पर सारे के सारे देख सकते थे कि किस तरह ये जो मॉन्स्टर है उसके टेंटिकल्स जो हैं वो आपस में ही मुड़ रहे हैं। और ये जो फ्लूट है ना वो इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती है कि सारे के सारों को अपने कानों पे हाथ रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो धुन थी ये इनके कानों को चीरती हुई जा रही थी। और एकदम से वो देखते हैं कि मॉन्स्टर जो था इस धुन के बचने पर ही बर्स्ट आउट हो जाता है और ना जाने कितने टुकड़ों में वो कट जाता है, फट जाता है और मर जाता है। और ना जाने कितनी दूर तक उसके पीस जो थे वो उड़ रहे थे और वो सोइल के अंदर वैनिश हो जा रहे थे, वो देख सकते थे। और इस सीन को देखते देखते लोग बाग जो लेंस के थे वो भौचक्के रह जाते हैं कि किस तरह से ये जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि उसने इतनी ईजिली इस मॉन्स्टर को मार दिया जिसे 20 लोग भी काबू नहीं कर पा रहे थे। उनका जो सिर था ना वो कहीं ना कहीं एकदम से देखते हैं कि उसके ऊपर जो काले घने बादल थे वो भी हट गए थे और वहाँ पर एक अच्छी सी मून लाइट थी। तभी एक बंदा चिल्लाता है, यीलिंग पेट्रियार्क। सारे डिसाइपल्स जो थे क्लैन के एकदम से ज़ोर से आवाज़ में बोलते हैं, यीलिंग पेट्रियार्क भागो, छुप जाओ यहाँ से फटाफट से। तभी एक इंसान कहता है, यीलिंग पेट्रियार्क, लेकिन मॉन्स्टर को तभी उसने इतनी आसानी से मार दिया ना, हमें ऐसे भागना होगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और दूसरा बोलता है, पर हमें भागना क्यों है, वो जिन क्लैन से था। तभी दूसरा इंसान बोलता है, ये यीलिंग पेट्रियार्क आखिर है कौन। तभी वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है और कहता है, तुमने ये नोटिस नहीं किया कि जो फ्लूट प्लेयर था उसने इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया, ये उसकी डेमोनिक पावर है, वो बहुत बुरा इंसान है, मास्टर भागिए। तभी जो डिसाइपल होता है लेन क्लैन का वो खड़ा होता है। थोड़ी देर चुप्पी साधने के बाद वो फाइनली बोलता है कि क्या वो इतना पावरफुल है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है सभी चीज़ों के, तो हमें उससे घबराना चाहिए। फिर वहाँ पर सारे के सारे डर से कांपने लगते हैं और बोलने लगते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इंसान हमारे ही इस ग्राउंड पे खड़ा है जिसे हम जिस जगह हैं इसे यीलिंग कहते हैं और वो यीलिंग का पैट्रियार्क है, आपको उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। और वो धीरे से ये चीज़ बोलता है। तभी एक आदमी कहता है कि उसके पास डेमोनिक काली जादू की शक्ति है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सबको एक झटके में ख़त्म कर दे। तभी तीसरा पर्सन फिर से गॉसिप करने लगते हैं वहाँ पे खड़े हुए लोग कि मैंने तो सुना है कि उसने पूरे के पूरे वेन क्लैन का ही खात्मा कर दिया और वो जो वेन क्लैन था यानी चिशान सेक्ट था उसका भी खात्मा कर चुका है। तभी एक छोटा सा बच्चा बोलता है, जो मेरे मास्टर ने कहा है कि यीलिंग पैट्रियार्क जो है वो वेन सेक्ट की डेथ के पीछे है। सारे ज़ोर से डर जाते हैं और तभी वहाँ पर लंजा भी क्वाइट था। तभी धीरे से वो सारे के सारे आपस में गॉसिप करने लगते हैं। सारे डिसिपल्स जो थे वो जब लंजा वहाँ से जाता है तो उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगते हैं और क्लैन मेंबर जो थे वो एक इन के अंदर आते हैं। वो ऑर्डर करते हैं कुछ खाना। वहाँ पर जो पर्सन इन में बैठे हुए थे वो गॉसिप कर रहे होते हैं कि मैंने तो सुना है कि यहाँ पर वी क्लैन के जो लीडर हैं उनका जो बड़ा बेटा है वो पागल हो गया था और उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ये कैसे पॉसिबल है ना, शायद यीलिंग पैट्रियार्क इसके पीछे है, उसकी मौत के पीछे। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, अगर तुम्हारे पास डेमोनिक कल्टीवेशन की एबिलिटी है तो सब तुम्हारे साइड में होंगे।
वहाँ पर गॉसिप करते करते धीरे धीरे हर एक इंसान अपनी अपनी ज़ुबान खोलता है और कहता है, क्या तुमने कुछ सुना नहीं? फर्स्ट सन जो था वेन क्लैन का, वो पागल हो गया, उसने अपनी बीवी को मार दिया और ख़ुद को भी। तभी एक और बंदा बोलता है, वेन क्लैन बहुत ज़्यादा ईविल था और उन्हें इसी तरह से सड़ सड़ के मर जाना चाहिए था। और जब उन्होंने शियान सेक्ट को पूरा का पूरा मार डाला, ख़त्म कर डाला, तो उनका भी जो किस्मत थी वो ऐसी ही तो होनी चाहिए थी। वेन क्लैन जो था वो बिल्कुल उसी मौत मरा है जो वो डिज़र्व करता है। पीपल कहीं ना कहीं खुश थे, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है। वो वेन सेक्ट के खात्मे से इतने खुश थे सारे के सारे। एक इंसान कहता है, जो शियान सेक्ट था ना, वो सच में बहुत नोबल था और बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा प्योर और चीयरफुल ओरा वाला सेक्ट था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैं उनसे मिल पाता। ये सच में बहुत बड़ा लॉस था पूरी कल्टीवेशन दुनिया के लिए कि जो हमारा शियान सेक्ट है वो बुरी तरह से तबाह हो गया और उसका वजूद भी मिट गया। यहाँ पर फिर सीन जो है वो शिफ्ट होकर गूसू में शुरू होता है। यहाँ पे लंजा जो था अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो अपने रूम में एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है और तभी वो सारी चीज़ें सुन रहा था जो भी लोग बोलते थे हीलिंग पेट्रियार्क के बारे में, जो भी खबरें फैली हुई थी शियान क्लैन के बारे में। बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक इंसान था जिसके बारे में वो हर टाइम सोचता रहता था। यहाँ पर लवांगजी जो था वो मिस करता था हमारे भी विजयन को, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले जो था यहाँ पर लंजा का एक पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है कि जो लंजा था वो नाइट हंट पे गया था अपनी ब्रदर की जगह, वो भी दफान माउंटेन पे। वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी वो घायल हो जाता है। तभी एक प्यारा सा बॉय आता है और उसे अप्रोच करता है। ये जो यंग बॉय था उसकी हेल्प करता है उसे खड़े होने में और उसकी जो टांग से खून निकल रहा था उसमें पट्टी बांधने में भी। तभी यहाँ पर वो जो लड़का था वो लवांगची को अपनी पावर जो है वो देने की कोशिश करता है और कहता है, गगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? क्या आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं या आप किसी से यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे? वो जो लड़का था वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहा था और लंजा जो था वो इस लड़के को देखता ही रह जाता है। वो लड़का अपनी डायरेक्शन में लंजा को खींचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर लंजा जो था वो देख रहा था ये जो लड़का है इसने अपनी मीठी सी कैंडी या फिर कहें लॉलीपॉप इसके लंजा के मुंह में घुसेड़ दी थी। सडनली ये जो लड़का था वो उसकी तरफ देखता है, लंजा के मुंह में कैंडी डाल देता है और लंजा जो है उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही वो कैंडी को खाते खाते ये चीज़ें पूछ रहा था। तभी वो लड़का कहता है, ओ गगा, जब आप इसे फिनिश कर लें अपनी कैंडी को तब मुझसे बात कीजिएगा। वैसे मेरा नाम वींग है और मैं यहाँ पर अपनी बड़ी सिस्टर को देखने आया था, तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी ये पैर हैं ये जल्दी से जल्दी हील हो जाएं, ठीक हो जाएं और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ आप मेरी चिंता ना करें। लंजा जो था वो कहीं ना कहीं अपने थॉट में खो जाता है। वो इस किड से पहली बार मिला जो कि बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर एक बिग मॉन्स्टर था और लंजा जिससे लड़ रहा था, अगर ये मॉन्स्टर अपने किसी भी टेंटिकल्स को किसी के सिर पे मार दे तो वो इंसान अपनी मेमोरीज को कहीं ना कहीं भूल जाता है। इसलिए लंजा जो था वो उस टेंटिकल को पकड़ने गया था, उससे लड़ने गया था। यहाँ पर जो था वो बाय चांस वींग से मिल जाता है और ये जो बॉय था उससे उम्र में 2 से 3 साल छोटा लग रहा था, लेकिन ये लड़का जो था वो बहुत जल्दी जल्दी बातें करता था और उसका फेस बहुत क्यूट था। लंजा कहीं ना कहीं यहाँ पर वींग को पसंद करने लगा था और उसके पास कोई अलग चारा नहीं था। ये लड़का उससे अक्सर बहुत प्यारे तरीके से बात करता था और शायद लंजा का भी ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने उसे अप्रोच किया हो। वींग अक्सर उसके रोप को पकड़ के चलता, उसके हाथ को पुल करता और उसके बालों से खेलता रहता, लेकिन लंजा ने कभी उसे मना नहीं किया। वो 2 दिन एक साथ बिताते हैं। वींग जो था वो उससे कहीं ना कहीं छोटा था। वो अक्सर लंजा को टीज किया करता था और बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में बिताया करता था। यहाँ तक कि वो एक बार कहता है, ओ गगा आप कितने प्रिटी हैं, अगर आप लड़की होते तो मैं आपको एक परी बुलाता और शायद मैं आपसे शादी कर लेता। और वो हंसता है। लंजा माइंड नहीं करता, वो कहीं ना कहीं एंजॉय करने लगा था जब वींग उससे इस तरह की बातें करता था। यहाँ पर वो एक साथ खाना खा रहे थे, तभी वींग उसकी लैब पे जाके बैठ जाता है और क्यूटली कहता है, ओ गगा आप इतना छोटा छोटा क्यों खा रहे हो? मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ मेरी यूनिक गगा
आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। लवांगची जो है वो आंसर नहीं करता और चुपचाप अपना खाना खाता रहता है। विंग भी उसके और पास जाता है और उसके कान में जाके बोलता है, गग्गा क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? विंग और भी ज़्यादा क्लोज आता है, उसकी अपनी बाहें उसके नेक पे बांध कर कहता है, ओ म्या, कितनी प्रिटी है ना वो, उसका एटीट्यूड कितना प्यारा है और उसकी बॉडी, उसके बाल, उसका दिमाग, उसके बारे में हर चीज़ कितनी परफेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग से उतर के अप्सरा आई हो और मुझे उसके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें किस करूँ और शादी भी। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि लंजा जो था यहाँ पर जेलस हो गया था और वो विंग के कान पे काटने लगता है। विंग कहता है, ओ माय गॉड, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई डॉग हैं? आप मेरे कान को क्यों काट रहे हैं? ये बहुत दुख रहा है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। विंग शॉक था कि लंजा ने इतनी बुरी तरीके से उसे काटा। वो अपना टाइम जो था वहाँ स्पेंड करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं और वो दोनों के दोनों जो है फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग वापस से एक माउंटेन में आते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। इवन जो मॉन्स्टर था वो लास्ट मोमेंट पे हमारे विंग को कहीं ना कहीं उसके सिर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। और लंजा जो था वो बहुत अमेज था क्योंकि विंग जब उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। हालांकि लंजा से विंग काफ़ी छोटा था, लेकिन वो बहुत अच्छे से लड़ाई कर सकता था। और जैसे ही मॉन्स्टर को वो कैसे ना कैसे करके सील कर लेते हैं एम्यूलेट में, तभी लंजा जो है वो विंग को अपनी कमर पे उठाकर बाहर लेके जाता है उस झोपड़ी से और वो उसे नीचे रखता है और उसकी टेक केयर करने लगता है। कहीं ना कहीं विंग बहुत बुरी तरह से घायल था और वो मैनेज कर रहा था अपनी स्माइल को, और टीज करना तो वो कभी छोड़ ही नहीं सकता था क्योंकि विंग का दूसरा नाम ही फ्लर्ट है। लंचा सडनली जो है नोटिस करता है और उसकी आइज जो थी वो कहीं ना कहीं आंसुओं से भर गई थी क्योंकि विंग बोलता है, गगा आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? आप मुझे नहीं बताएंगे? लंचा कहता है, विंग। तभी वो कहता है, क्या तुम मुझे भूल जाओगे विंग? तुम्हें उस मॉन्स्टर ने हिट किया है तो तुम मुझे श्योरली बहुत जल्दी भूल जाओगे। यहाँ पर लंजा थोड़ा सैड हो जाता है और विंग कहता है, गगा। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और विंग कहता है, गगा मुझे पता है मैं आपको भूल जाऊंगा और आप बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा मुझे याद रखना। ओ लंजा गगा, 3 दिन हमने अपनी लाइफ के एक दूसरे के साथ बिताए हैं और ये बहुत अच्छे थे नाइट हंट पे हमारे 3 दिन। और प्लीज़ मैं जानता हूँ कि चीज़ें बदल जाएंगी लेकिन हमारे बीच चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। आप मुझसे फ्यूचर में जब भी मिलेंगे तो याद रखिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने ये ऐसे टाइम साथ बिताया था। और आपको पता है गगा, एक्चुअली मैं कंफ्यूज था मेरी फीलिंग्स को लेके आपकी तरफ, बट अब मुझे लगता है जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो गगा प्रॉमिस करो कि आप मुझसे शादी करेंगे और हम जब बड़े हो जाएंगे तब मैं अपनी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। इवन मैं अगर भूल भी गया आपको तो आप इकलौते पर्सन होंगे जिसे मैंने हमेशा प्यार किया। आई लव यू गगा। और मुझे नहीं पता कि हमारे इस रिलेशनशिप को कोई मानेगा या नहीं। मेरी मॉम तो चाहती है कि मैं एक गुड वाइफ लेके आऊँ और उससे शादी करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ और आप मेरे हस्बैंड बनो। मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। लंजा ये बातें धीरे से सुन रहा होता है। तभी वो कहता है, डोंट वरी विंग, मैं कभी तुम्हें किसी के साथ रिप्लेस नहीं करूँगा। इवन मैं हमेशा तुम्हारी जो है रिस्पेक्ट करूँगा। मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन उनके बाद मेरी ज़िंदगी में अगर कोई इम्पॉर्टेंट होगा तो वो तुम होगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और मैं कसम खाता हूँ मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा संजो के रखूँगा। और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि किस तरह हम एक दूसरे को प्यार करते थे और पसंद करने लगे थे। और मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जो तुम चाहते हो वो चीज़ तुम्हें हमेशा मिलेगी। लंजा जैसे ही ये बोलता है, विंग जो है वो खड़ा होता है और हक कर लेता है वांगची को टाइटली। लवांगची भी उसे हक करता है और तभी लंजा जो है वो विंग को गोद में उठा लेता है और अपने रूम में ले जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को हक करके, क्योंकि ये अभी एडल्ट नहीं हुए थे, तो एक दूसरे को हक करके यहाँ अपनी रात बिता लेते हैं। और सुबह होती है तो लंजा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे विंग कहीं नहीं मिलता और वो कहीं ना कहीं डर जाता है उस मोमेंट। वो एकदम से नीचे आता है अपने बेड से और बाहर की तरफ जाता है। वो विंग का नाम पुकारा होता है और तभी वो देखता है कि विंग किसी लड़की से बात कर रहा था रिवर बैंक के पास और पानी से खेल रहा था। लंजा उसकी तरफ जाने लगता है और विंग भी नोटिस करता है कि लंजा उसकी तरफ आ रहा है और वो तभी के तभी उस पर पानी की चींटी फेंकने लगता है। लंजा कहता है, वेट, रुको, मत करो ऐसा प्लीज़, मैं गीला हो जाऊंगा। तभी विंग कहता है, गगा ये अच्छी टाइमिंग है, मैंने अपनी सिस्टर को ढूंढ निकाला और हम घर जा रहे हैं
और हमें हमारे क्लैन के मेंबर से भी मिलना होगा। लंजा जो है वो वहाँ पर देखता ही रह जाता है, खड़ा रह जाता है। और जब विंग अपनी सिस्टर के साथ रेडी हो रहा था जाने के लिए, लंजा उन्हें देख रहा था एक कोल्ड फेस के साथ। विंग तभी उसकी तरफ आता है और फिर से बात करना शुरू करता है और कहता है, ओ गगा, ये एक्सप्रेशन आपके इतने कोल्ड क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता आप क्या सोच रहे हो। वो फिर से लंजा के क्लोज आता है और कहता है, गगा, आप बहुत रोमांटिक बातें कर रहे थे कल, और देखो ना आज आप कितना कोल्ड एक्टिंग कर रहे हो। लवांगजी जो है उसकी चीक्स यहाँ लाल हो रहे थे, उसके कान जो थे वो भी ब्लश कर रहे थे। और तभी विंग कहता है ज़ोर से, ओह नो, मैं लेट हो रहा हूँ। एनीवे, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? हम फ्यूचर में ज़रूर एक साथ होंगे और डोंट वरी, हम एक दिन शादी करेंगे और मैं आपको हर तरीके से चाहता हूँ, इवन बेड में भी। ऐसे बोलकर वो लंजा जो था उसे एकदम से उसके चेहरे पे लाल लाल ब्लश आ जाता है। वो यहाँ पर एकदम से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। यहाँ पर विंग जो है वो कहता है, बाय गगा। लंजा भी बहुत ज़्यादा कठोर वॉइस में बोलता है, आई नो, और उसे बाय कहता है। विंग उसे हक करता है, उसकी चीक्स पे किस करता है और कहता है लंजा खुद से कि मैं तो सच में बहुत एम्बेरस हो गया हूँ, विंग ने मुझे मेरे चीक्स पे किस किया है। यहाँ पर लंजा और विंग की एक प्यारी सी मुलाकात थी और वो मन में सोचता है, ओ विंग, मैं कैसे बिलीव करूँ कि मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुम्हें किस करना चाहता था, और ना जाने कितनी चीज़ें थी। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई अगला दिन भी बीते, और मैं चाहता था हम अपने लिप्स को एक दूसरे के लिप्स से टच करके किस करें। मैं तुम्हें खुद के लिए रखना चाहता था और मैं सच में तुमसे फ्री होकर बात करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता बात कैसे किया जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग में, मुझे ज़्यादातर सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं, पर मैं वहाँ गया क्योंकि मुझे पता था तुम वहाँ होगे और मैं तुमसे मिला। इवन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम जो थे अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, मेरी तरफ एक बार नहीं देखा। मुझे पता है तुम मुझे भूल गए और तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा। तुमने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तुम मुझे जानते थे, लेकिन मैंने तुम पर गिव अप कर दिया और तुम्हें आंसर नहीं किया। मुझे आज भी याद है कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था जब मैंने देखा कि तुम जंगचा के साथ कहीं चले गए। मुझे बहुत जेलस फील हो रही थी जब मैंने तुम्हें दूसरों के साथ देखा, और मेरे सेक्ट में मुझे पीना अलाउड नहीं है। पर जब तुमने मुझे अप्रोच किया, जब मैं खा रहा था एक कोने में अकेला बैठा हुआ, मैं सरप्राइज़ हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया वो इंसिडेंट जब मैं ड्रंक था तो तुमने मुझे किस किया था, और मैं वो सारा एडल्ट स्टफ तुम्हारे साथ हमेशा से करना चाहता था, और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो कि दो प्रेमी के बीच में होना चाहती हैं। लेकिन बिलीव मी, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था जब मैंने पिया, और मैं तब भी चाहता था कि मैं तुम्हें अपने बेडरूम में लाऊं और पनिश करूं बहुत बुरी तरीके से। बट मैं कभी तुम पे खुद को फोर्स नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम मुझे धीरे धीरे जानो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम किस तरीके से मैं से फ्लर्ट करते हो, और मुझे सच में बहुत जेलसी होती है। लेकिन मैं खुद को ठंडा रखने की, कूल रखने की कोशिश कर रहा था। जब तुमने गेम में खेलने के लिए इन्वाइट किया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को बुलाया। क्यों लव? क्या तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे पूछोगे और मैं नहीं आऊँगा, मैं रिफ्यूज़ कर दूँगा? क्यों? फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। ओह विंग, इससे मुझे बहुत दुख लगा कि तुम मुझे सच में भूल गए। तुम सच में भूल गए तुम कितने क्यूटली मुझसे सारी चीज़ें कहा करते थे। बट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था। मैं जिस तरीके से तुम फ्लर्ट करते थे मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता था। जिस तरीके से तुम मुझसे गेम खेलते थे, तो मेरा दिल करता था कि मैं कुछ भी करके तुमसे अकेले में मिलूं और तुम्हें बताऊं सारी की सारी चीज़ें और तुम्हें अपना बना लूं। तुम अपनी क्रॉस कर रहे थे लिमिट्स को, और मेरे से भी खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा था, और तुम ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे तुम स्ट्रेंजर हो। तभी इसलिए मैंने तुम्हें फोर्सफुली किस किया था और चाहा था कि मैं तुम्हें सब याद दिला दूं। मुझे पता है तुम चीज़ों को कहीं ना कहीं भूल गए हो, पर मैं तभी वहाँ पर मेरे डिसाइपल्स की कुछ काम आने की वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे एक मैजिक स्पेल का यूज़ करना था। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता था क्योंकि मैं लैंड सेक्ट का भी एक इंसान हूँ, और मैं चुप भी नहीं रह सकता था। अब जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें पता है मैं हर दिन तुम्हारा एक ड्रीम देखता हूँ। तुम्हें पता है मेरे ड्रीम्स में तुम आते हो। मुझे सच में बहुत बुरा लगा जब शियान क्लैन बुरी तरह से लोगों को मार दिया गया और शियान क्लैन की तबाही हो गई। बट मैं जानता था तुम कहीं ना कहीं ज़िंदा हो और
किसी ने भी तुम्हारी लाश को नहीं पाया था। तो मुझे पता है तुम जिंदा हो और मैं वैन क्लेन को सच में मारना चाहता हूँ। मैं चाहता था मैं उन्हें अपने कदमों के नीचे कुचल दूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे रिवेंज लूँ। आज भी मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा हूँ। आज भी मुझे ड्रीम आता है कि हम एक दिन शादी करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुशहाल होंगे। और लंजा के यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का आपको पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।